नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और लगातार 7 मैचों में लगातार जीत का रिकॉर्ड और अब आज चंद घंटों बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर रचेगी इतिहास और फिर लाएगी T20 का ताज। टीम के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और उनके जीत के लिए पूरे देश में पूजा हवन हो रहे हैं। सबको है भारतीय क्रिकेट टीम से जीत की आस। इंडिया जीतेगा। और फाइनल की जंग फिर जीतेंगे हम। टीम इंडिया के लिए आज की जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 17 साल से चला आ रहा वनवास खत्म करना जरूरी है। 17 साल पहले धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। तब से दोबारा ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। 2014 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन 10 साल बाद आज फिर फाइनल में जीत अपने नाम करने का मौका आया है। टीम इंडिया पूरे रंग में है। पूरे देश में फैंस भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दुआ कर रहे हैं और जीत के लिए पूजा हवन हो रहे हैं। सबकी यही ख्वाहिश है कि आज रात 8 बजे साउथ अफ्रीका के साथ बारबाडोस में खेले जाने वाले फाइनल में टीम इंडिया करिश्मा कर दिखाए। गोरखपुर, कानपुर में हवन पूजा हो रहे हैं। आगरा में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है और जम्मू में CRPF के जवान टीम के लिए चेयर अप कर रहे हैं। अमरोहा में एक आर्टिस्ट ने रोहित शर्मा की 8 फीट की चारकोल का पोर्ट्रेट बनाया। अमरोहा, हुबली, वाराणसी, कई शहरों से फैंस की जोश भरी तस्वीरें आ रही हैं। मुकाबला कड़ा है क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। फाइनल मैच के दौरान बारिश की 51% संभावना है और एक दिन पहले भी ब्रिज टाउन में जमकर बरसात हुई। सबसे पहले हम बारबाडोस चलते हैं जहां से हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह ने आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा जीतेगा, इंडिया जीतेगा। भारत माता की जय। हम इस वक्त हैं केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में, जहां भारत का सबसे बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाला है। ये एक बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है, बहुत ज़्यादा एक ऐतिहासिक मुकाबला होगा क्योंकि भारत एक तरफ 2007 के बाद अपना दूसरा T20 विश्व कप विजेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में है और वो भी अपनी पूरी जी जान लगा देंगे इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। ये दो टीम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड कप में अनडिफीटेड रही हैं और यही दो टीम्स फाइनल में भी पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं एक टक्कर का मुकाबला जिसको हम कहते हैं वो इस फाइनल में होने वाला है। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी टीम को लेकर। उनका कहना है कि हम अपने प्लेयर्स पे बहुत विश्वास करते हैं, हम एक स्मार्ट टीम है, स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं, उनको पता है फील्ड पे किस हिसाब से क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे सिचुएशन को एनालाइज करना है और इन सब चीज़ों को देखकर उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि इंडियन टीम इस बार जो है वो ऑल द वे जा सकती है। साउथ अफ्रीका की अगर वहीं बात करें तो एडन मैकरम ने भी कह दिया है कि साउथ अफ्रीका टीम जो है वो यहीं नहीं रुक जाएगी, फाइनल में आकर वो भी जीतने के लिए जी जान लगा देंगे और वो भी चाहते हैं कि वो ट्रॉफी के साथ ही घर वापस जाए। वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। अगर साउथ अफ्रीका टीम की बात की जाए तो एक जो टक्कर का मुकाबला हम बार बार कह रहे हैं वो बारबाडोस में होने वाला है और ये मेरे पीछे है केंसिंगटन ओवल, यहीं पर ये मैच होगा फाइनल का, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, सारी नजरें जो होंगी वो भारतीय टीम पे होंगी। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं भारतीय। बिल्कुल, तो ये वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी करिश्मा देती हुई। लेकिन अब कुछ चंद घंटे ही रह गए हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले फाइनल में टीम इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जिलेट स्पोर्ट्स के CEO निखिल शर्मा और मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ विश्व मोहन भी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी।
और विश्वमोहन पूरी तरह से तैयार है T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए, उस रंग में रंगे भी हुए हैं। विश्वमोहन, अब से कुछ घंटे ही बच गए हैं और मैच की शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही टीमें अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही हैं और कोई भी एक भी मैच हारा नहीं है। तो T20 अपने आप में कड़ा मुकाबला तो होगा ही, लेकिन प्रेशर भी दोनों टीमों पर काफी होगा। बिल्कुल प्रेशर तो होगा क्योंकि फाइनल का मुकाबला है और साउथ अफ्रीका हमेशा इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई है, तो इसके लिए दबाव ज़्यादा साउथ अफ्रीका पे होगा। हालांकि जिस तरह का उत्साह है लोगों में, देश भर में टीम इंडिया के लिए दुआ की जा रही है और रिकॉर्ड अब तक यही बता रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले T20 मुकाबले में, T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले हुए, 6 मुकाबले हुए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका में, तो इसमें से 4 बार टीम इंडिया जीती है और 2 बार साउथ अफ्रीका। पिछली बार 2022 में जब मुकाबला हुआ था तो वो मुकाबला साउथ अफ्रीका जीती थी। तो रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो भारत का पलड़ा बिल्कुल भारी है, लेकिन देखते हैं फाइनल मुकाबला है। उम्मीद तो की जा रही क्योंकि टीम पूरी फॉर्म में है और कंट्रीब्यूशन पूरी टीम की तरफ से आ रही है। जो बल्लेबाज है वो सब मिलजुल के 30-40 रन सबकी तरफ से योगदान आ रहा है। बॉलर शानदार फॉर्म में, चाहे वो स्पिन हो या फास्ट बॉलर्स हो, तो चौतरफा इस तरह के योगदान मिल रहे हैं। देखते हैं आज किस तरह के मैच होते हैं। सुबह की खबर भी आ रही थी, हालांकि वहाँ पे काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का समय है, लेकिन अभी भी स्काई वहाँ पर साफ है। हल्की फुल्की बूंदाबूंदी हो रही थी, लेकिन अभी वहाँ पर मौसम खराब होने की संभावना नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैच वहाँ के समय के हिसाब से सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला है और भारत के समय के हिसाब से रात 8 बजे। तो वहाँ पर अगर बारिश शुरुआत में अगर हो भी जाती है तो आपके पास पूरे दिन का समय होगा। अगर आज मैच नहीं भी हो पाया तो कल का एक दिन रिजर्व भी रखा गया है, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये मैच तो पूरा होगा ही, ये अच्छी बात है। निखिल जी, आपके पास आएंगे, क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी बात है टीम इंडिया में जो आज हम वर्ल्ड कप का ताज हमारे पास आएगा? आज वर्ल्ड कप का ताज हमारे पास ही आएगा ये तो निश्चित नहीं है। खेल के अंदर एक ही चीज होती है कि इट इज बिटवीन 2 टीम्स और दोनों पूरी कोशिश करेंगे। इंडिया ने जो लास्ट T20 का वर्ल्ड कप जीता था वो भी साउथ अफ्रीका में ही जीता था। मुझे लगता है 3-4 फैक्टर्स हैं जो इंडिया के फेवर में जाता है। पहली चीज ये है कि हमारे बैट्समैन, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, फायर कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव हो या फिर रोहित शर्मा हो, काफी अच्छा खेल रहे हैं। विराट कोहली, शिवम दुबे, एक इनिंग्स जो है उनकी ड्यू है। मेरे ख्याल से आज की डेट में वो इनिंग्स हमें मिल सकती है। बट हमारे पास ऑलराउंडर्स काफी अच्छे हैं। तो अगर मिडिल ऑर्डर में देखें तो हार्दिक पांड्या हो गए हैं, अक्षर पटेल हो गए हैं और जडेजा हैं। तीनों काफी अच्छी फॉर्म में भी हैं, बैट और बॉल दोनों से। तो ये एक फेवर में है। जब इंडियन टीम गई थी तो काफी लोगों ने पूछा, आप यूएस जा रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, 4 स्पिन बॉलर क्यों लेकर जा रहे हैं? लगता है अब उस चीज का आंसर जो है रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंसेस से काफी अच्छा दे दिया है। कैप्टनसी अच्छी है, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, काफी अच्छी बॉलिंग है, जो इनिशियल बॉलिंग का एक स्पॉट होता है उनका। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो इंडियन टीम काफी भारी लग रही है, पर वेट प्रेशर का इंडिया के ऊपर भी उतना ही है। जबकि साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छा नहीं किया है। प्रेशर का हमने सबने देखा है कि बारिश के साथ तो उनका एक काफी बुरा रिश्ता ही रहा है। डकवर्थ लुइस पे काफी सारा हार चुके हैं गेम्स। तो आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि अपनी गेम खेलें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें और ज्यादा बारिश और ओपोनेंट के बारे में ना सोचें। एक बड़ा मुकाबला है तो डेफिनेटली वो प्रेशर हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी होगा। टीम 11 की बात करते कि आखिरी प्लेइंग 11 कौन हो सकते हैं? आपको लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? शुभम दुबे उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं। जब बड़े प्लेयर आपके पास हो, जब बड़े बॉलर्स के सामने खेल पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, तो ऐसे में ज़रूरत है कि ओपनिंग की बजाय विराट कोहली को तीसरे नंबर पर भेजा जाए और ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल को एक मौका दिया जाए इस फाइनल मुकाबले में। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बदलाव हमें करना चाहिए। जो चीज आपके लिए काम करी है अभी तक, आपको उसी पर रखना चाहिए। एक बैलेंस आता है। आपके जो 2 सलामी बल्लेबाज हैं, जो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर, आप उन्हीं से शुरुआत कीजिए। जी, विराट कोहली भी सक्सेसफुल नहीं और शिवम दुबे भी सक्सेसफुल नहीं हो चुके बहुत ज्यादा। बट जो चीज अभी तक काम की है उसको, विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करके कुछ नया ट्राई करना, और वो नए ट्राई करने के चक्कर के अंदर कभी कभी उलझन अपने लिए बन जाती है। तो मेरे हिसाब से अनचेंज 11 रखिए, उसी के साथ में ये टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करिए, अगर आप मेरे से पूछें तो।
हमारे स्पिन अटैक काफ़ी एक्सेप्शनल रही है। अब कुलदीप यादव को कि जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं, अक्षर पटेल भी काफ़ी हद तक साथ दे रहे हैं, फास्ट बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस बार का जो मुकाबला होगा, उनकी बॉलिंग भी उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ है। रबाडा देखिए या पिछले मैच में देखिए, वो उनके स्पिनर भी आए तो वो भी काफ़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। 2 ओवर से भी कम उन्होंने बॉलिंग की और 3 विकेट उन्होंने लिया। क्या वो दबाव दिख सकता है आज के मैच पर? देखिए, जहां तक स्पिन बॉलिंग का सवाल है, हिंदुस्तान की टीम के लिए स्पिन बॉलिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होनी अफगानिस्तान के लिए भी नहीं चाहिए थी, पर देखिए, कभी कभी ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं कि जहां अपनी पूरी जी जान लगा दी थी अफगानिस्तान में उससे पिछले गेम के लिए, तो उसके बाद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उसका। स्पिन बॉलिंग की जहां तक बात करें, इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई विकेट नहीं मिलनी चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल टर्न होगा, जहां पर इंडिया के बैट्समैन को प्रॉब्लम हो। हाँ, इनिशियली अगर देखिए, अगर हम बैटिंग लेते हैं, अगर हम टॉस जीतते हैं, तो शुरू में नमी काफी है, सुबह सुबह की पिच होगी, बारिश हुई है, तो थोड़े से उनकी फास्ट बॉलिंग को देखना पड़ेगा। अगर आप पिछला मैच देखें तो रोहित शर्मा 130 140 150 का स्ट्राइक रेट था, सूर्य कुमार यादव 135 का स्ट्राइक रेट था। अगर ये दोनों अपनी फॉर्म में खेलें तो ये 150 से लेकर 180 के बीच का स्ट्राइक रेट रखते हैं। लास्ट मैच में नहीं था क्योंकि कंडीशंस वैसी थी। वैसे ही अगर आज हमें पहले बैटिंग करने का मौका मिला और अगर हम टॉस जीते तो हमें यकीनन बैटिंग ही करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल आनी चाहिए। हम लोग बहुत एक्सपीरियंस साइड हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, पंत, सब लोग बहुत सारी गेम्स खेल चुकी हैं। तो उस चक्कर के अंदर हमें, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। बट साउथ अफ्रीका को हमें वी हैव टू ट्रीट देम वेल एज अ वर्दी ओपोनेंट। वो वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल रहे हैं, कुछ उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की हैं। बॉलिंग आप जैसा बोल रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट दें, बट ओवर रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। और हालांकि ये पिच हाई बैटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती, तो हम ये उम्मीद करें निखिल इस बार कि ये टॉप स्कोरिंग होगा, बड़े स्कोर यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ पिच की बात करें तो बड़ा स्कोर बनना ही चाहिए, पर सिर्फ पिच के साथ में 2-3 और फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है हो सकता है कि फैक्टर इन करेंगे। बारिश बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप लास्ट गेम में भी देखें, अगर सेमीफाइनल, जो इंडिया का सेमीफाइनल था, रोहित शर्मा ने काफी अच्छे लय में शुरुआत की थी, कोहली ने काफी अच्छी लय में शुरुआत की थी, पर बारिश के आने से, गेम थम जाने से, फिर शुरू होने में से, फिर रुकने में से, इन सब चीजों के अंदर थोड़ा एक फैक्टर बनता है कि आप आके एक कंटिन्यूअस गेम नहीं खेल सकते। वही चीज आप रोहित शर्मा को छोड़ देते और बोलती है आप शुरू के 8-10 ओवर एक साथ खेलिए तो बहुत डिफरेंट स्ट्राइक रेट होता। तो हमें थोड़ा कंडीशंस का फैक्टर पड़ेगा। हो सकता है नमी की वजह से बॉल सीम भी हो। मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग होना चाहिए। अगर रोहित शर्मा चल गए तो 200 का भी स्कोर पार स्कोर नहीं होगा, पर फाइनल को देखते, प्रेशर को देखते, नर्व्स को देखते, बारिश को चलते, लगता है कि अगर ये 150-160 के आसपास का भी स्कोर बना तो वो कंपेटिटिव स्कोर हो सकता है। शुक्रिया निखिल, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि किस तरह के मैच की संभावना पे बन रही है। लेकिन 13 महीने में ये लगातार तीसरा इस तरह का फाइनल है, टेस्ट चैंपियनशिप, फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप का फाइनल, और अब हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं। और इस बार लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो 2 फाइनल में अगर हम नहीं जीत पाए लेकिन इस बार फाइनल हम जरूर जीतेंगे और ट्रॉफी घर जरूर लेकर आएंगे। शुक्रिया निखिल, इसी नोट के साथ। पूजा, अब आपके पास आते हैं। एक्साइटमेंट तो काफ़ी है, न्यूज़ रूम में भी है, आप नोएडा स्टूडियो में, वहाँ भी एक्साइटमेंट होगा। पूरे देश भर में मैच को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। उम्मीद कर रहे हैं पूरे देशवासी कि इस बार मैच बेहतर हो और भारत ट्रॉफी जीत कर आए। बिल्कुल, यहाँ पे भी काफ़ी एक्साइटमेंट बना है विश्वमोहन, और सब बात सुबह से क्रिकेट की हो रही है, प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर हम अरेंजमेंट कर पाए मैच देखने का स्टूडियोज़ में ही। हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि टीम इंडिया इस बार मैच जीत कर आए। रोहित शर्मा के लिए भी आज का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और देखना यही होगा कि कौन सी टीम बेहतर तरीके से वो जो प्रेशर है वो मैनेज कर पाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबर का रुख करते हैं। और इस बीच मॉनसून की रफ्तार तेज़ हो चुकी है और देश के ज़्यादातर इलाकों में मॉनसून का आगाज़ हो चुका है। 1-2 दिनों के भीतर पूरे देश में शुरू हो जाएगी झमाझम बरसात, लेकिन शुरुआती बारिश से ही दिल्ली और कई इलाकों का बुरा हाल हो चुका है।
देश के दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र के बाद मॉनसून ने दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में अपनी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेलंगाना, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और झारखंड में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी अगर स्थिति देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके चलते आज भी हमने मानसून थोड़ा और एडवांस किए हैं, यानी कि हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश जहां बारिश काफ़ी कम था, ये सफ़ेद इलाका जो दिख रही है, इसमें भी हमने थोड़ा और ले लिए हैं। तो हमारा पूरा ईस्ट उत्तर प्रदेश कवर हो गया और अगले 2 से 3 दिन में हमारा वेस्ट उत्तर प्रदेश का जो बाकी हिस्से हैं, हरियाणा का हिस्से हैं, ये धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। इसके साथ आपका अति भारी वर्षा का भी रिपोर्ट आ रहा है और आगे भी होने की संभावना है। आज भी ऑरेंज अलर्ट के साथ हमने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट के साथ अति भारी वर्षा का फोरकास्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ ईस्ट राजस्थान में भी अति भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। चलिए वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब आगामी बजट से जुड़ी स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। आगामी बजट में सरकार कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ा सकती है और सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये है कि इसमें बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को एग्रीकल्चर क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रस्ताव के हिसाब से इसमें करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसको बढ़ाकर 23 लाख से 24 लाख करोड़ रुपए तक किया जा सकता है, जो कि वित्त वर्ष 2024 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इससे जो रूरल डिमांड है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ओवरऑल जो ग्रोथ है सरकार उसको भी बढ़ाएगी। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पहले ही घर घर केसीसी कैंपेन लॉन्च किया है और इसके पीछे का मकसद ये है कि जो किसान या अलाइड सेक्टर्स इस स्कीम के दायरे में नहीं आ रहे हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाए, इसके दायरे को बढ़ाया जाए। और योजना ये है कि केसीसी का जो टारगेट है उसको सेचुरेशन लेवल तक लेकर जाया जाए, 100% टारगेट अचीव किया जाए और इसमें ट्राइबल फार्मर्स और अलाइड सेक्टर्स को भी शामिल किया जाए। लिहाजा इसके दायरे को बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव भी सौंपा है। जैसा कि आपको पता है कि केसीसी स्कीम के तहत सरकार 7% की ब्याज दरों पर क्रेडिट मुहैया कराती है, जिसमें 3% का एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है अगर किसान जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं उस समय पर अदा करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं जिन्हें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन देना होता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो इसके दायरे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है सरकार अगर बढ़ाती है तो उनकी रूरल स्पेंडिंग भी बढ़ सकती है। और पिछले 10 साल में जुलाई में निफ्टी मिड कैप और बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्नेही जुड़ चुकी हैं। स्नेही, बताइए। जी बिल्कुल, तो जुलाई के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों में निफ्टी का प्रदर्शन बाज़ार में काफ़ी अच्छा रहा है। हमने स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट देखा है निफ्टी सीजनलिटी की बात करें तो। और अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 में से 9 जुलाई के महीनों में निफ्टी पॉजिटिव यानी कि ग्रीन में बंद हुआ है और उसका एवरेज रिटर्न 3.3% रहा है। और अगर देखें तो खाली इलेक्शन ईयर जो 2019 था उसमें सिर्फ निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न था 5.7%। बाकी सारे सालों में
लास्ट 10 सालों में निफ्टी का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। और अब फोकस शिफ्ट करते हैं निफ्टी से निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करते हैं। निफ्टी मिड कैप ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीजनैलिटी दिखाई है पिछले 10 सालों में। 8 में से 10 सालों ऐसे हुए हैं जहाँ पे निफ्टी मिड कैप ग्रीन में क्लोज हुआ है। एवरेज रिटर्न 3.4% रहा है। और ऐसे 2 ही साल जहाँ पे निफ्टी मिड कैप रेड में बंद हुआ है वो इलेक्शंस के साल थे 2014 और 2019। और ऐसे 5 साल हुए हैं जहाँ पे निफ्टी मिड कैप ने निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है ये। और अभी सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल और एमएनसी 10 में से 9 साल ग्रीन में क्लोज हुए हैं। निफ्टी आईटी, फार्मा, बैंक और ऑटो भी 10 में से 8 साल ग्रीन में बंद हुए हैं। और निफ्टी एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था इलेक्शन के सालों में भी 2014 और 2019 में। तो इन काउंटर्स, इन इंडाइसेस पर खास कर ध्यान बनाए रखना, क्योंकि जुलाई में बहुत ही पॉजिटिव मूव्स एक्सपेक्टेड है इस इंडाइसेस में से। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो पहले उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रीन में बंद हुए हैं, पॉजिटिव में बंद हुए हैं 9 से ज़्यादा सालों में, और उनका एवरेज रिटर्न 6% से ज़्यादा है। और ये सारे स्टॉक्स है ग्रैन्यूल्स, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, MCX, IDFC, एशियन पेंट्स, टोरेंट फार्मा, बर्जर पेंट, डाबर इंडिया, भारत फोर्ज, इन्फोसिस और डिवीज लैब्स। और अब दूसरी ओर ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि रेड में बंद हुए हैं 6 से ज़्यादा सालों के लिए, और उनका एवरेज रिटर्न 2% से कम रहा है नेगेटिव साइड पर। 3 स्टॉक है इस बास्केट में, वोडाफोन, ONGC और TVS मोटर। तो इन सारे स्टॉक्स पर भी एक कड़ी नज़र बनाए रखिएगा कि जुलाई में इन पर क्या असर होता है। बट जी हाँ, निफ्टी और निफ्टी मिड कैप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाए हैं दोनों पिछले बहुत सारे जुलाई में, 10 साल के जुलाई के महीनों में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि इस जुलाई में ये 2 इंडेक्स क्या करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये पिछले 10 साल का जो ट्रेंड था जुलाई सीरीज़ का वो हमने आपको बताया, लेकिन इस बार की जुलाई सीरीज़ में क्यों संभल कर रहना चाहिए ये जानते हैं अभिषेक सत्यव्रतम से। अभिषेक बताइए। जी, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए जुलाई सीरीज बहुत अच्छी रही है। 10 में से 8 बार हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लेकिन इस बार हम इसलिए कह रहे हैं कि संभल कर रहिए क्योंकि थोड़ी चीज़ें इस बार अलग हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजे आने से पहले एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो घट के 15% के भी नीचे आ गई थी। एफआईएस जैसे चुनाव के नतीजे आए उस दिन तो हमने बाजार में कमजोरी देखी भी। आपको याद होगा कि 21,280 के आसपास तक के स्तर थे उस दिन के इंट्राडे लो के। वहां से अगर हम बाजार को देखेंगे तो बाजार करीब 13% के आसपास की रफ्तार दिखा चुका है निफ्टी। ओवरऑल अगर आप जून सीरीज देखेंगे तो 7% के आसपास के मूव है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 9% के आसपास के मूव हैं। और एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो जो 15% से कम थी वो बढ़ के चली गई है अब 80% के ऊपर। 82% की एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग है बाजार में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि हो ये भी सकता है कि एफआईएस भी थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग करें। तो चूंकि हम उम्मीद करके ये चले थे कि जुलाई सीरीज में बजट भी आएगा, बजट से पहले थोड़ी सी बाजार में तेजी आएगी, लेकिन ये तेजी आप जून सीरीज में ही देख चुके हैं। जून सीरीज में देख चुके हैं और इसके चलते ही आपको कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग को लेकर यहां से संभावनाएं बढ़ रही हैं। संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो बड़े शेयर हैं, जो बड़े वेटेज रखते हैं, वो भी बहुत तेज रफ्तार दिखा चुके हैं। जून सीरीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस करीब 5% चढ़ा है। HDFC बैंक की बात करें करीब 10% चढ़ा है। ICICI बैंक एक और बड़े वेटेज वाला शेयर, यहां पर भी हम 6 से 7% की तेजी देख चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो बड़े शेयर हैं इन्होंने रफ्तार दिखा दी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जुलाई सीरीज में थोड़ी सी संभल के चलनी चाहिए। हाँ, ये जरूर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग जुलाई सीरीज में हो सकती है। बजट नजदीक है, यहां से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद बजट पेश होगा, तो हो यही सकता है कि बजट से जुड़े जो शेयर हो वहां पर फोकस बढ़े, उनकी तरफ रुझान बढ़े। इंफ्रा वाले शेयर, हाउसिंग वाले शेयर हो गए, इनसे जुड़े कुछ और शेयर जहां पर खपत को लेकर खबरें आती हैं या फिर कैपेक्स को लेकर खबरें आती हैं, वो फोकस में जरूर रहेंगे। स्टॉक्स में चर्निंग होगी, लेकिन बाजार में निश्चित तौर पर मूड को देखकर, एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग को देखकर और जिस तरह की रैली हमने देखी है जून सीरीज में और खास तौर से नतीजों के दिन के बाद, उसको देखकर जरूर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए बाजार में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।